वीडियो के अगले भाग में आपका स्वागत है। हम यहाँ जियोलॉजिकल कंसीडरेशन ऑफ टनल्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि किसी भी टनल के निर्माण से पहले जो जियोलॉजिकल फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए वो हैं लिथोलॉजी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और ग्राउंड वाटर कंडीशंस। इनमें से लिथोलॉजी हमने पार्ट डिस्कस कर लिया था। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में हमें डिस्कस यहाँ करना है डिप एंड स्ट्राइक, फोल्डिंग, फोल्टिंग, जॉइंट सिस्टम। इनमें से डिप एंड स्ट्राइक वाला पार्ट हम यहाँ कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हम फोल्डिंग, फॉल्टिंग और जॉइंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे, इनका क्या प्रभाव पड़ता है टनल्स के कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो आइए शुरू करते हैं फोल्डिंग से। फोल्ड सिग्निफाइज बेंड्स एंड कर्वेचर्स एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉक्स। फोल्ड्स क्या हैं? कोई बेंड या कर्व्ड सरफेसेस हैं रॉक्स के अंदर जिनके अंदर खूब सारी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड रहती है। Their influence on the design and construction of the tunnel is important from at least 3 angles. और जब किसी टनल के कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन की बात आती है तो उस पर जो फोल्ड्स का प्रभाव है उसे हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। फर्स्टली, folding of rocks introduces variation and uncertainty in the sequence of rocks so that entirely unexpected rocks might be encountered along any given direction. This situation becomes serious when folding is not cognized properly. क्या होता है कि फोल्ड्स के अंदर, जब फोल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम टनल्स का निर्माण करेंगे, उसके अंदर से टनल को गुजारेंगे, तो हमें जो सीक्वेंस मिलता है रॉक्स का वो एकदम से चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में। मान लीजिए अगर हम यहाँ से एक टनल निकाल रहे हैं तो शुरुआत में जहाँ टाइप ए की रॉक मिल रही है, कोई एक तरह की रॉक मिल रही है, उसके कुछ समय बाद में ही थोड़ा सा
movement has occurred in the past. These are also potential surfaces for future movement of the rocks. Such movements of the rocks along tunnel axis may cause heavy damage to the project. Faults एक ऐसे surfaces होते हैं जहाँ पे आज से पहले रॉक का मूवमेंट हो चुका है, रॉक का मूवमेंट हो भी चुका है और फ्यूचर में भी यहाँ मूवमेंट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है रॉक मूवमेंट की, तो फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ रॉक्स की मूवमेंट हो। रॉक्स की मूवमेंट अगर ऐसी कंडीशन में हमने वहाँ, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हमने इस फॉल्ट प्लेन के अंदर से एक टनल क्रॉस करते हैं और फ्यूचर में अगर ये यहाँ से रॉक स्लाइड हो जाता है, इसमें मूवमेंट होता है, तो क्या होगा, ये हमारी टनल कोलैप्स हो सकती है। Faults may also bring rocks of entirely different nature in contact with each other, which also creates an unstable condition. जब कहीं फॉल्ट का मूवमेंट होता है तो डिफरेंट नेचर के रॉक्स, जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ और यहाँ सामने दो अलग अलग टाइप के रॉक्स आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये भी एक अनस्टेबल कंडीशंस क्रिएट करता है। Similarly, fault zones and shear zones are highly permeable zones likely to form easy avenue of groundwater. फॉल्ट्स की तरह यहाँ पे भी काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे जोन्स क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर स्टोर हो सकता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। हैंस मैक्सिमम सपोर्ट एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज आर टू बी प्लान्ड फॉर पासिंग एनी टनल थ्रू फॉल्ट प्लेन्स। इसलिए जब भी हम फॉल्ट प्लेन के अंदर एक टनल को प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा, कभी भी वाटर वहाँ आ सकता है, ग्राउंड वाटर। और दूसरा, सपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कभी भी यहाँ मूवमेंट नहीं होगा। कभी भी फॉल्ट जोन जो एक बार बन गया वहाँ मूवमेंट पॉसिबल है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर कंडीशंस कैसे इफेक्ट करती है टनल्स के निर्माण में। थैंक यू।